बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 11 मुंबई। कमरे की खामोशी में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह आदमी जहरीली मुस्कान करते हुए आदित्य और कशिश की तस्वीरें देख रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर आरव महाजन थे। वही आरव जिससे कशिश यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में एक बार टकरा गई थी और अपनी ज़िंदगी के सबसे काले सच को जान पाई थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में यह मुलाकात और कितनी तूफान लाएगी। डॉक्टर आरव महाजन ने ग्लास मेज पर रखा और खिड़की से बाहर देखा। नीचे नीचे मरीन ड्राइव की लाइट्स चमक रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, इतने सालों बाद नंदिनी का कर्ज आखिर कोई तो चुका रहा है। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान एक शिकारी की थी जिसने अपने शिकार को अच्छे से फंसा लिया हो। वो अपनी लैपटॉप के पास गया, फाइल खोली और एक वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। स्क्रीन पर तारा का चेहरा उभर रहा था, आंखों में बेचैनी पर लहजे में झूठा आत्मविश्वास था। सब कुछ सेट है डॉक्टर? उसने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आखिरी सिग्नेचर बाकी है। कशिश को तुमने कन्विंस कर लिया है ना? तारा ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, उसे कन्विंस करना मुश्किल काम नहीं, और मेरी नज़र में वो एक ऐसी इंसान है जिसे इंसानियत के नाम पर मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और मेरी नज़र में एक ऐसा इंसान है जो उसे अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। वो सोच रही है किसी बच्चे की जान बचाने के लिए डोनेट कर रही है। उसे क्या पता कि असल रिसिपिएंट तुम हो। आरव हंसा, धीमे और खुरदरे स्वर में, पर याद रखना तारा, यह खेल खतरनाक है। अगर आदित्य को जरा भी भनक लगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तारा की आंखों में पागलपन चमक रहा था। आदित्य सिर्फ मेरा है। अगर इस दिल के बदले कशिश मरती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस किसी और की ना हो। आरव ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ऑब्सेशन और रिवेंज दोनों एक जैसी चीज़ है तारा। दोनों में इंसान खुद को खो देता है। वो फिर भी मुस्कुराया, लेकिन मेरे लिए ये बस मेडिकल प्रोसीजर है। कॉल कट करने के बाद आरव ने धीरे से अपने टेबल पर रखा ग्लास उठाया। उसमें आधी भरी विस्की चिलमिला रही थी। उसने धीरे से कहा, कितना आसान है किसी को यकीन दिलाना कि वो किसी की मदद कर रही है, जबकि असल में वो खुद एक शिकार है। वो खिड़की की तरफ बढ़ा, नीचे सागर की लहरों को देखते हुए फोन उठाया। हाँ डॉक्टर मल्होत्रा, रिपोर्ट कंफर्म हो गई है। दूसरी तरफ से जवाब आया, यस सर, उसका हार्ट मैच परफेक्ट है। आरव मुस्कुराया, तो अब बस उसकी सिग्नेचर चाहिए, बाकी काम मैं खुद देख लूंगा। फोन काटते ही उसने एक तस्वीर उठाई, कशिश की, जो आश्रम के किसी फंडरेजर इवेंट में खींची गई थी। उस वक्त कशिश सिर्फ 16 साल की थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, आंखों में भरोसे की चमक थी। आरव की उंगलियां उस तस्वीर के किनारों पर फिसल रही थीं, इतनी भोली और फिर भी वही आंखें जो नंदिनी की थी। उसने बुदबुदाया, इतिहास खुद को दोहराने वाला है नंदिनी। जिस बेटी को मुझसे बचाकर तुम भोपाल ले गई थी, अब किस्मत ने उसे फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वह मुड़ा और एक पुराने लकड़ी के बॉक्स के सामने रुका। धीरे से उसे खोला। अंदर कई फाइलें, मेडिकल रिकॉर्ड्स और एक पुराना फोटो फ्रेम था। उसमें नंदिनी की तस्वीर थी जिस पर नाम लिखा था, डॉक्टर नंदिनी महाजन। आरव की नजरें उस फोटो पर ठहर गई थी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अधूरा नहीं रहेगा नंदिनी, उसने कहा। इस बार उसका दिल सचमुच मेरा होगा। वो धीरे धीरे फिर से टेबल की तरफ लौटा और लैपटॉप पर एक मेल खोलने लगा। तो कशिश अग्निवंशी @सूरतhospital.in, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑर्गन डोनेशन कैंपेन। मेल के अंत में लिखा था, आई विल बी ऑनर टू मीट यू अगेन, डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा। आरव ने उसे सेंड दबाया, फिर अपनी विस्की खत्म करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा था। नीचे फैली मुंबई की लाइट्स उसके चेहरे पर चमक रहे थे, लेकिन आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आदित्य हल्की मुस्कान के साथ कशिश के थोड़ा और करीब झुकाया था, इतना करीब कि उसकी सांसें अब कशिश के गालों को छू रही थी। कशिश की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और आदित्य के माथे पर रख दिया था। गर्म, बहुत गर्म। मुझे लगता है आपको बुखार है, उसने हकलाते हुए कहा। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। आदित्य, मुझे लगता है आपके सर पर चोट लगी है या बुखार दिमाग पर चढ़ गया है, जो कि आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ ली थी हल्के से, लेकिन इतना मजबूती से कि वो छुड़ा ना सके। उसकी आंखों में वही गहरी ठहरी हुई नजरें थीं। तो अब तुम डॉक्टर बन गई हो मिसेस अग्निवंशी, वकालत छोड़ दी है क्या आपने? कशिश ने झिझकते हुए बोला। मैं सीरियस हूँ आदित्य, आप इस तरह से। इस तरह क्या? हाँ, आदित्य ने फुसफुसाकर पूछा। उसकी पकड़ थोड़ी और खिंच गई थी। तुम्हारे पास आना या फिर तुम्हें देखना। कशिश की सांसें अटक गई थी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? आदित्य की आवाज़ धीमी और गहरी थी, लेकिन उसमें शरारत की जगह भी एक अजीब सी सख्ती थी। उसने धीरे से झुककर उसके माथे पर हाथ रख लिया था, ठीक उसी जगह जहाँ कुछ पल पहले तक कशिश का हाथ था। मुझे तो बस इतना पता है कि अगर मुझे बुखार है, उसकी आवाज़ सहरी हुई थी, तो उसकी दवा शायद तुम ही हो। कशिश का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। आपका दिमाग खराब हो गया है? आदित्य हल्का सा हंसा। शायद, पर जिस वजह से हुआ है वो तो मेरे सामने खड़ी है। वो मुड़ा, टॉवल उठाकर कंधे पर डाला और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो चलो, तुम ड्राइव कर लेना और मैं बस तुम्हें घूरता रहूँगा पूरे रास्ते। कशिश ने तमतमाकर कहा, आप इम्पॉसिबल इंसान हैं। आदित्य पलटकर तिरछी मुस्कान करते हुए बोला, और तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं इम्पॉसिबल बनता जा रहा हूँ।
उसकी बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। बस एक दूसरों की सांसें थी और वो उनका एहसास जो दोनों के बीच धड़क रहा था। कशिश की सांसें अब तक थमी नहीं थी। वो बस उसे देखती रही थी, जैसे आदित्य की हर बात उसके जिस्म में अजीब सी सिहरन पैदा कर रही हो। आदित्य ने हल्के से गर्दन झुकाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कशिश। कशिश ने अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, बोलिए। मुझे तुम्हें साड़ी में देखना है। आदित्य की इस बात ने जैसे कशिश के ऊपर बम गिरा दिया था। कशिश की आंखें चौड़ी हो गई थी कि क्या? साड़ी? आदित्य ने आराम से दोहराया, वो जो तुम्हें और भी ज़्यादा नाजुक बना दे। कशिश ने तुरंत नामे से हिलाया, मैंने कभी नहीं पहनी, मुझे नहीं आता। आदित्य ने बिना कुछ बोले अपनी कलाई पर घड़ी बांधी, फिर मोबाइल उठाया। उसकी हर हरकत में एफर्टलेस कॉन्फिडेंस था जो कशिश को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड कर रहा था। तो फिर चिंता किस बात की? उसने धीमे लहजे में कहा, मुझे साड़ी पहनाना और उतारना दोनों ही बहुत अच्छे से आता है। कशिश का मुँह खुला का खुला रह गया था। पहले तो उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन आदित्य की वो धीमी शरारती मुस्कान बता रही थी कि उसने बिल्कुल सही सुना है। उसे घबराहट की वजह से हिचकियाँ लग गई थीं। आदित्य, आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए ना, उसने लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट से ज़्यादा घबराहट थी। क्या? आदित्य ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं साड़ी बांधने में एक्सपर्ट हूँ, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं डेमो दे सकता हूँ अपने हिडन टैलेंट का। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कशिश ने झटके से अपनी नज़रें फेर ली, लेकिन उसके गालों पर लालियाँ और भी गहरी थी, इतना कि खुद उसे भी महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से मेज़ पर रखा फ़ोन उठाया और घबराहट में कहा, मुझे एक कॉल करनी है गौरी को, और बिना उसकी तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गई थी। पीछे से आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, हिचकियाँ मत लो मिसेज अग्निवंशी, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया है मैंने। कशिश ने दरवाज़ा लगभग पटक दिया था, लेकिन उसकी चाल में हड़बड़ाहट थी। कशिश लगभग दौड़ती हुई कमरे से निकली। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि अभी बाहर छलक आएंगी। सीढ़ियाँ उतरते वक्त उसके पैर फिसलते फिसलते बचे थे। वो सीधे किचन में पहुंची और जल्दी से फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल उठा ली थी। एक लंबा घूंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर दिल का तूफान था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। नहीं, इन्हें कुछ हो गया है। उसकी आवाज़ धीमी थी पर कांपती हुई। ये ऐसे कैसे हो गए हैं? वो रुककर खुद से ही बोली, कहीं कहीं ये कोई डुप्लीकेट आदित्य तो नहीं? उसने घबराहट में अपनी उंगली दांत से काट ली थी। चेहरा अब भी लाल था, शायद शर्म से, या शायद डर से, या शायद उस एहसास से जो धीरे धीरे उसके अंदर उतर रहा था। हे भगवान, वो बड़बड़ाई, इन्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं हो गया? क्या पता कब वो गुस्से वाले हार्टलेस आदित्य की पर्सनैलिटी वापस आ जाए और मुझे फिर से कहने लगे, तुम मेरी जिम्मेदारी हो कशिश, जिम्मेदारी समझती हो ना तुम, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। इन्हें क्या लगता है कि अब ये कुछ भी बोलेंगे और फ्लर्ट करेंगे तो मैं यकीन कर लूँगी? बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वह खुद से ही बातें करके खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ कशिश बेटा? कशिश ने चौंक कर पलट कर देखा। जमुना आंटी थी। कुछ नहीं आंटी, उसने जल्दी से कहा और बोतल को काउंटर पर रख दिया था। कुछ नहीं? तो फिर ये चेहरा इतना लाल क्यों है? जमुना आंटी ने शक से देखा, फिर प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। उनका चेहरा अचानक बदल गया था। बेटा, तुम्हारा तो शरीर तप रहा है। कशिश ने पलकें झपकाई। क्या? हाँ, आंटी ने चिंता से कहा, तुम्हें बुखार हो गया है। कशिश ने एक पल को आदित्य का चेहरा याद किया। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, अगर मेरी याददाश्त चली गई है तो उसकी दवा शायद तुम ही हो। और आदित्य का चेहरा भी उसके करीब आने के बाद ऐसे ही गर्म हो रहा था। ये सोचकर उसके होठों पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई थी। जमुना आंटी ने कुछ नहीं समझा, पर कशिश के चेहरे पर वो अजीब सी लाली देखकर मुस्कुराई। चलो ऊपर चलो बेटा, आराम करो, 11 बज रहे हैं, सो जाओ, सुबह भाई दूज है तो जल्दी उठना होगा। कशिश ने हाँ में सिर हिलाया, पर जैसे ही पीछे मुड़ी उसे लगा शायद सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था, सफ़ेद शर्ट में, हल्की मुस्कान के साथ। वो एक पल को ठिठक गई थी, पर जब दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही कशिश सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जमुना आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आराम से सो जाना, आदित्य सर किसी बिजनेस पार्टी में गए हैं तो देर से ही लौटेंगे। कशिश के चेहरे पर हल्की राहत छा गई थी। वो जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ी, जैसे हर कदम उसकी धड़कन को थोड़ा शांत कर रहा हो। कमरे में पहुँचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और आदित्य की बातों और यादों को खुद से हटाने के लिए अपनी किताबें उठा ली थी। सोफे पर बैठते ही उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया था, हर शब्द को अपने आप में गढ़ती हुई, पर दिल की धड़कन अब भी तेज थी। रात के करीब 3 बज चुके थे। दरवाज़ा धीरे से खुला और आदित्य लौट आए थे। उनकी नज़रें कशिश पर पड़ी, जो सोफे पर किताबों के साथ सो चुकी थी। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी, एक अजीब सी शांति के साथ, और मन में अचानक वही पल याद आया जब कशिश ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए सीने पर सर रख कर उसकी धड़कन सुनते हुए कहा था, आदित्य आप झूठा ही सही, बस कुछ दिन के लिए मुझसे प्यार कर लें। जब मैं आपको देखती हूँ ना तो दिल बहुत तेज़ धड़कता है, और जब तारा दीदी के साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सांस ही नहीं आएगी। फिर उसने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा था, ये जो आप मुझे कंफ्यूज करते हैं ना,
मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, उस पल की मिठास और हल्की बेचैनी को महसूस करते हुए। फिर उसने अपने कदमों को हल्का किया और धीमे कदमों से चुपचाप उसके पास जाकर सोफे की तरफ झुक गया था। कशिश नींद में हल्की सी कसमसा रही थी, जैसे वो आदित्य की नज़दीकी को महसूस कर रही थी। उसने ब्लू कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। धीरे धीरे उसने उसके पास जाकर उसकी किताबें साइड पर रख दी थी। फिर एक हाथ से उसे संभाला और धीरे से उठाकर बेड की तरफ ले गया था। कशिश उसकी बाहों में हल्का सा कुनमुनाने लगी थी। सो जाओ मिसेस अग्निवंशी, अब पढ़ाई बाद में भी कर सकती हो, उसने धीमे से फुसफुसाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। कशिश अभी भी नींद में हल्की सी बेचैनी दिखा रही थी, लेकिन आदित्य ने उसे आराम से बेड पर सुला दिया था। उसने उसकी कंबल ठीक किया ताकि उसे ठंड न लगे। कुछ देर बाद आदित्य कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आ गया था। उसने ग्रे लोवर पहना हुआ था और बेड के दूसरे किनारे पर धीरे से करवट लेकर लेट गया था। उसके चेहरे पर अभी वही एफर्टलेस कॉन्फिडेंस और हल्की मुस्कान थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, जैसे वो खुद ही नहीं समझ पा रहा हो कि वो कशिश से सच में प्यार करता है या इतने वक्त साथ रहने की वजह से उसे बस उसकी आदत हो गई है। कमरे में सिर्फ 2 लोगों की धीमी सांसें गूंज रही थीं। अगली सुबह हल्की सुनहरी धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कशिश की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने देखा कि वह बेड पर अकेली सो रही थी। आदित्य काउच पर भी नहीं था। कमरे में सिर्फ सुबह की हल्की खामोशी और उसकी खुद की सांसों की आवाज़ थी। वो उठते हुए दबी हुई मुस्कान के साथ सोचने लगी, आदित्य आज सुबह ही ऑफिस निकल गए, कितना जल्दी काम में मशगूल हो गए हैं। उसने धीरे धीरे बेड से उठकर अपने बाल संवारते हुए फ़ोन देखा। समर और ध्रुव के मैसेज आ चुके थे। आज भाई दूज का दिन था, जल्दी नीचे आ जाओ। कशिश ने जल्दी से तैयार होना शुरू किया। हल्की सी धूप कमरे में छन रही थी। बाल संवार कर हल्का मेकअप कर वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। तभी जमुना आंटी मुस्कुराते हुए सामने आई। कशिश बेटा, ये आदित्य सर ने भेजे हैं, जमुना ने कहा और हाथ में सुंदर पैकिंग वाले गिफ्ट थमा दिए थे, जिनमें लिमिटेड एडिशन की वॉच थी। आप समर और ध्रुव को दे दीजिएगा, भाई दूज का तोहफा है। कशिश ने उत्सुकता और हल्की मुस्कान के साथ उनके हाथों से गिफ्ट ले लिए थे। थैंक यू आंटी, मैं अभी ही दे देती हूँ। आरती के बाद कशिश ने उन दोनों को उनके गिफ्ट दे दिए थे। कशिश ने छोटे छोटे तिलक और मिठाई की थाली हाथ में लेकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। समर और ध्रुव आज बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। कशिश आहना और रागनी की तरह ही समर और ध्रुव को अपना भाई ही मानती थी। समर ने बहुत ही हिम्मत करके कशिश की ओर धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। उसकी आंखों में गंभीरता और हल्की झिझक थी। कशिश, मैं हमेशा तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा, समर ने धीरे धीरे कहा। कशिश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके होठों पर यह मुस्कान कब तक रहने वाली थी, इसका अंदाज़ा तो शायद उसे भी नहीं था। थोड़ी देर में सभी मिलकर यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़े थे। रास्ते में समर ने कई बार कशिश से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रागनी और आहाना दोनों के साथ होने की वजह से शब्द उसके गले में ही अटके रह गए थे। वो उसे तारा के खतरनाक इरादे के बारे में बताना चाहता था कि उसने कसम खाई है कि वो आदित्य और कशिश को कभी साथ नहीं रहने देगी। लेकिन कशिश कार में बैठी तो ज़रूर थी, पर अपने कमरे के आने के बाद से बिल्कुल उदास हो गई थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो थामने की कोशिश कर रही थी। उसने समर को अपनी ओर देखते हुए देखा तो हल्के से पूछा, समर भाई, कुछ कहना था क्या आपको? समर ने नज़रें झुका ली और हौले से कहा, कुछ नहीं, बस जब यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स ख़त्म हो जाए तो मुझे ये आदित्य भाई को कॉल कर देना, मैं पिक करने आ जाऊँगा तुम्हें अगर आदित्य भाई नहीं आए तो। कशिश समर, रागनी और आहाना के बदले हुए बिहेवियर को देखकर हैरान थी। रविशंकर अग्निवंशी जी के सामने तो सब अच्छा बनने का नाटक करते थे, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में वह लोग उसकी परवाह कर रहे हों। उसने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी से उतरकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई थी। शाम का वक्त हो चुका था। कशिश और गौरी दोनों ही हॉस्पिटल में थी, बेंगलोर के मेडिकल इंस्टीट्यूट में। कशिश डॉक्टर से मीटिंग करने के लिए वेट कर रही थी, तभी उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ी, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस ड्राइव, सुपरवाइज बाई डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा। वो नाम पढ़कर वो ठिठक गई थी, जैसे ये नाम उसने अपने बचपन में बहुत बार सुना हो। नाम पढ़ते ही उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी थी। डॉक्टर आर्यन, उसने धीरे से दोहराया। पीछे से गौरी ने कहा, हाँ वही हैं, मुंबई से आए हैं, आज ही तुम्हें उनसे मिलना है। कशिश ने सिर हिलाया, पर उसके मन में एक बेचैनी सी फैल गई थी। गौरी ने जैसे ही नोटिस पढ़ा, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। कशिश, उसने धीमी आवाज़ में कहा, एक बार और सोच लेना प्लीज़, तू अभी बस 18 की है, इतनी कम उम्र में लीवर डोनेशन, वो भी सर्जरी, ये मजाक नहीं है। कशिश ने अपनी उंगलियां आपस में कस गई थीं। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक और डर दोनों थे। मुझे पता है गौरी, रिस्क तो है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर मैं डर गई तो फिर वो बच्चा। गौरी ने उसकी बात काटते हुए उसका हाथ थाम लिया था।
लेकिन तू क्यों हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है? डॉक्टर खुद कह रहे थे कि थोड़ा वेट कर सकते हैं, किसी और मैच की तलाश। कशिश ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था, इस बार मजबूती से। उसकी आंखें भर आई थीं, पर आवाज़ ठहरी हुई थी। कुछ नहीं होगा गौरी, मैं डरकर वंश के जीने की आखिरी उम्मीद नहीं छीन सकती। वो सिर्फ 5 साल का है, उसके तो माँ पापा भी नहीं हैं। उसके लहजे में इतनी सच्चाई थी कि गौरी के गले में भी शब्द अटक गए थे। कशिश ने आगे कहा, अगर उसका ट्रांसप्लांट हो गया तो ग्रोवर फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेगी। उसे घर, नाम, परिवार सब मिल जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो शायद उसकी ज़िंदगी भी। गौरी ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। पागल है तू एकदम, इतनी छोटी उम्र में दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने चली है। क्या आदित्य जीजू और नाना जी को सब पता है? कशिश ने जैसे ही गौरी की बात सुनी, उसका चेहरा पल भर को सख्त पड़ गया था। उसने जल्दी से कहा, नहीं, और मैं उन्हें बताऊंगी भी नहीं। उसकी आवाज़ में हल्का सा दुख का एहसास था। नाना जी तो ज़रा सी चोट लगने पर घबरा जाते हैं गौरी। अगर उन्हें पता चला कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ तो वो कभी परमिशन नहीं देंगे। और आदित्य जीजू, वो मान जाएंगे क्या? गौरी ने हैरानी से पूछा। कशिश ने एक पल को सांस रोकी और नजरें झुका ली थी और मुस्कुराते हुए रुआसी आवाज़ में बोली, उन्हें तो शायद मेरी ज़्यादा चिंता नहीं होगी। गौरी ने टोकते हुए कहा, क्यों नहीं होगी? बीवी हो तुम उनकी। नहीं, ऐसा नहीं है। कशिश ने झिझकते हुए कहा, आदित्य, उन्हें किसी और से प्यार है और वो आज भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। गौरी ने हल्की हैरानी से कहा, क्या? तुझे कैसे पता चला? क्या उन्होंने खुद तुझे कहा है? नहीं। कशिश की आवाज़ टूटती हुई सी निकली थी। मैं कमरे में यूनिवर्सिटी आने के लिए तैयार हो रही थी तो मेरी नज़र एक डायरी पर पड़ी। मुझे लगता है सुबह उनकी डायरी शायद गलती से बाहर रह गई थी और उसे मैंने पढ़ लिया था। उसमें लिखा था कि वो नाना जी का एहसान उतारने के लिए बस मुझे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नाना जी मुझे खुश देखकर खुश रहें, और वो नाना जी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर सकते हैं। और मैं पागल फिर से उनके दिखावे को प्यार समझने वाली थी। कशिश की आंखें भर आई थीं। उसने अपने दिल को संभालते हुए कहा, उनके दिल में मैं नहीं हूँ गौरी, कोई और है। उसकी पलकों पर आंसू झिलमिलाने लगे थे। मैं तो बस अब हर दिन प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से आदित्य को उनका पहला प्यार मिल जाए। कम से कम तब वो सुकून में तो होंगे। उन्हें इस ज़बरदस्ती की शादी को निभाना नहीं पड़ेगा। उसने आंसू पोंछने की कोशिश की, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं किसी की चाहत बनना चाहती हूँ गौरी, मजबूरी नहीं। मुझे मेरी मोहब्बत ना मिले तो कोई गम नहीं, पर आदित्य को तो उनकी मोहब्बत ज़रूर मिलनी चाहिए ना। वो मन ही मन सोचने लगी, अच्छा होगा मैंने उनके इस तरह अचानक बदलने पर यकीन नहीं किया, वरना आज तो मुझे बहुत तकलीफ होती। वो अंदर ही अंदर हंसकर अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी, पर हकीकत तो कुछ और थी। कशिश को आदित्य का यूं हक जताना अच्छा लग रहा था। उसे एक पल के लिए लगा भी था शायद आदित्य का दिल भी उसके लिए धड़कने लगा है। गौरी का दिल जैसे उसके आंसुओं को देखकर कस गया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, पर यार तेरा क्या होगा अगर उन्हें वो लड़की मिल गई तो? कशिश ने अपने आंसू पोंछे, चेहरा शांत कर लिया था, पर आवाज़ में वही टूटा हुआ सुकून था। शायद वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। गौरी चौंक गई थी। क्या? कशिश ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। हाँ, वो पहले भी एक बार मुझे डाइवोर्स पेपर दे चुके हैं, पर तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो शायद उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। अब शायद, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी हॉस्पिटल की एक स्टाफ मेंबर ने कहा, मैम, डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा आपसे मिलना चाहते हैं। वेटिंग एरिया में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। कशिश ने गहरी सांस ली, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए धीमे से कहा, ओके, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। गौरी ने गहरी सांस ली और उसका उदास चेहरा देखा और उसके हाथ थामते हुए बोली, तू अंदर से कितनी टूट चुकी है ना, फिर भी चेहरे पर सबको ठीक दिखाती है कशिश। अगर तेरे जैसा कोई किसी से प्यार करे तो वो इंसान कितना खुशकिस्मत होगा। और आदित्य जीजू हैं कि तेरे प्यार को समझते ही नहीं हैं। कशिश ने हल्की मुस्कान दी और हल्की सी शरारत से गौरी की नाक पर टैप किया और बोली, बहुत इमोशनल ड्रामा हो गया। उसने गहरी सांस ली, बैग उठाया और कहा, अब चल, वंश का केस टाइम पर शुरू होना है। कशिश कॉरिडोर से गुजरते हुए एक कमरे के सामने आकर रुक गई थी, हाथ में फाइल्स, चेहरा नर्वस। बाहर कैबिन के दरवाजे पर ही उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, चीफ कार्डियो स्पेशलिस्ट। कमरा खुला और सामने वही आदमी था, वही जो कल रात फाइल पर उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। कशिश वंश का चेहरा याद करके हिम्मत करते हुए बोली, मैं आई कम इन डॉक्टर? कशिश की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराया, मिसेस अग्निवंशी, फाइनली। कशिश हल्की मुस्कान के साथ बोली, हेलो डॉक्टर। पर उसके अंदर कुछ अजीब सा डर जाग रहा था, बिना जाने कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक मोड़ बनने वाली थी। वह अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ईमेल देख रहा था
और कशिश को बैठने के लिए बोला। कशिश अपना बैग साइड में रखकर चेयर खींचकर बैठ गई थी और डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा उस ईमेल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब्जेक्ट कंसेंट फॉर्म सेंड फॉर रिव्यू के परफेक्ट जस्ट वन स्टेप अवे। वो होश से ही बुदबुदाए। कशिश ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? आर्यन मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, आप कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीक की वंश की सर्जरी करना चाहते हैं। ओके, पर आज मेरी मीटिंग डॉक्टर मित्तल के साथ थी। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट नहीं। तो फिर आपके साथ मीटिंग क्यों है मेरी? कशिश के तेज दिमाग को देखकर आर्यन थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे, फिर खुद को संभालते हुए बोले, देखो कशिश, डॉक्टर मित्तल अगले 1 हफ्ते के लिए बाहर हैं, तो मुझे अभी कंसेंट फॉर्म साइन करके दे दो, तो मैं उन्हें मेल कर दूंगा, तो सर्जरी नेक्स्ट वीक फिक्स हो जाएगी। ओके। कशिश ने उनके हाथ से पेपर लिया और ध्यान से पढ़ने लगी थी। आर्यन ने उसका ध्यान हटाने के लिए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम नंदिनी की बेटी हो ना? कशिश मुस्कुराई, जी। आप उन्हें कैसे जानते हैं? डॉक्टर आर्यन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। बहुत अच्छी इंसान थी तुम्हारी मम्मा। आर्यन की बातों में खोकर कशिश ने बिना पढ़े ही फॉर्म पर साइन कर दिया था। जैसे ही उसने पेन उठाया और दस्तखत किए, डॉक्टर आर्यन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। कशिश ने मासूमियत से उनकी ओर देखते हुए कहा, ओह अच्छा, मेरी मम्मा वाकई बहुत प्यारी होंगी, जो उनके दोस्त आपके जैसे अच्छे इंसान हैं, जो कि वंश की सर्जरी फ्री में कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। आर्यन ने लैपटॉप बंद किया और धीरे से कहा, वेरी वेल मिसेस अग्निवंशी, अब बस एक कदम और बाकी है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके डॉक्टर। कशिश कहकर कैबिन से बाहर निकल आई थी। गौरी अभी वेटिंग एरिया में कशिश का वेट कर रही थी। कशिश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और गौरी के गले से लग गई थी। गौरी ने गहरी सांस ली और उसे अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर ले आई थी। ऑटो में बैठकर उसने थोड़ा चिंता भरी आवाज़ में पूछा, आखिर वंश के लिए तो इतना सब क्यों कर रही है कशिश? कशिश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोली, कभी कभी ना गौरी, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी दिल कहता है बस इनके लिए कुछ करना है। वंश भी मेरे लिए वैसा ही है। गौरी ने सांस भरी ली, फिर उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, अगर तूने ठान ही लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। तूने तो आश्रम को भी जानवरों का हॉस्पिटल बना दिया था, तो वंश को देखकर तेरा दिल ना पिघले ऐसा मैं कैसे सोच सकती हूँ। पर मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहने वाला मिले जो तुम्हारे इस मोम से दिल को कभी ना दुखाए और कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आने दे। वो दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दे। कशिश ने उसकी बात पर हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया, फिर अपना फ़ोन निकाला। ऑटो की खिड़की से आती शाम की सुनहरी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। कशिश मुस्कुराई, ठीक है, अब और ज़्यादा इमोशनल मत हो, चल एक सेल्फी ले लेते हैं। गौरी ने आंखें पलटते हुए कहा, अरे छोड़ ना मुझे, मेरा चेहरा तो पूरा थक गया है, फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा। कशिश हंस पड़ी थी, तू हमेशा ऐसे ही बोलती है, पर हर फोटो में सबसे प्यारी तू ही दिखती है। दोनों ने थोड़ा झुककर कैमरे की तरफ मुस्कुराया। क्लिक। कशिश ने फ़ोटो देखी और धीरे से बोली, देखना बिल्कुल परफेक्ट, तू, मैं और ये शाम, इससे ज़्यादा सुकून किसे चाहिए? फिर उसने गौरी का हाथ थामा और प्यार से कहा, तो जैसी दोस्त हो और नाना जी जैसे प्यार करने वाले इंसान ज़िंदगी में हो तो फिर मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है गौरी। गौरी ने उसे देखा, आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। कान्हा जी करें, तेरी ये मुस्कान कभी ना छिने, उसने धीरे से कहा। ऑटो आगे बढ़ रहा था। बाहर शहर की भीड़ में हॉर्न्स और शाम की हलचल थी, पर उन दोनों के बीच एक शांत सी गर्माहट थी, जैसे ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन थम गई हो। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा के केबिन का दरवाज़ा खुला। एक साया अंदर आया, ब्लैक सूट, तेज चाल, आंखों में ठंडा सन्नाटा। मिस्टर मल्होत्रा, सब तैयार है ना? उसने कहा। आर्यन ने बिना ऊपर देखे कहा, डोनर को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने कदम इस खेल में रख रही है। तभी सामने खड़े शख्स ने रौब भरी आवाज़ में पूछा, अगर बीच में आदित्य आ गया तो? आर्यन ने ग्लास टेबल पर रखा और मुस्कुराया, तो वही होगा जो 22.5 साल पहले हुआ था, एक और हादसा। और अगले ही पल उनकी खौफनाक हंसी केबिन में गूंजने लगी थी। वहीं अग्निवंशी एम्पायर में आदित्य इस वक्त मीटिंग के बीच में था, पर उसका दिमाग तो कहीं और ही था। सोती हुई कशिश की बड़बड़ाहटों में जब रात को नींद में सोते हुए उसने कहा था, आदित्य, आपके गुस्से से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। अगर आप सुबह को फिर से हार्टलेस बन गए तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैं आप पर यकीन नहीं करूँगी। मीटिंग ओवर हो चुकी थी
पर आदित्य अपनी सोचों की गहराई में डूबा हुआ था और उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी। हर कोई आदित्य को मुस्कुराता देखकर हैरान था। तभी लैपटॉप पर एक न्यूज़ फ्लैश हुई जिसकी हेडलाइन सुनकर आदित्य का दिल कांप उठा था। मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर मुंबई लौट आए हैं हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए। उस न्यूज़ को सुनकर आदित्य एक पल को ठहर गया था। उसकी उंगलियां एक पल को थम गई थी। मल्होत्रा, उसने बुदबुदाया। सेम गाय 23 ईयर्स एगो। एक पल को उसकी सांस अटक गई थी। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। कशिश कहाँ है? उसने घबराते हुए सेक्रेटरी से पूछा। सर, वो अग्निवंशी मैंशन पहुंच गई हैं। आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे जब तक सुकून नहीं आने वाला था तब तक वो कशिश को अपनी आंखों से न देख ले। कैंसल एवरीथिंग, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे अभी जाना है। आदित्य ने जैसे ही फाइल मेज पर फेंकी और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया था तभी पीछे से वरदान की आवाज़ आई। सर। आदित्य ने झटके से रुककर पलटकर वरदान की ओर देखा। आंखों में अधैर्य, सांसों में बेचैनी थी। क्या हुआ है वरदान? बाद में बात करना। नहीं सर। वरदान की आवाज़ इस बार ठहराव लिए हुए थी। मुझे अभी बताना होगा। आप जिस लड़की को पिछले 2 साल से ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। आदित्य की चाल वहीं थम गई थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। बस लैपटॉप स्क्रीन पर फ्लैश होती ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइन चमक रही थी। आदित्य की आंखें धीरे धीरे वरदान पर टिक गई थीं। क्या कहा तुमने? उसने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा। वरदान ने उसकी तपती हुई आंखों को देखकर थूक निगलते हुए जवाब दिया। मुझे पता चल चुका है। उसका नाम। वो शब्द जैसे हवा में ही अटक गए हों। आदित्य की सांस भारी हो गई थी। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गई थी। क्या क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ कांप रही थी, हैरानी और डर के बीच फंसी हुई। वरदान ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जी सर। कमरे की आवाज़ अचानक भारी हो गई थी। आदित्य के कानों में बस एक नाम बार बार गूंज रहा था। कशिश। एक पल को उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वो कुर्सी के सहारे टिक गया था। नज़रें झुकी हुई थीं पर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या किस्मत किसी के लिए इतनी बेरहम हो सकती है? टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि मैं एपिसोड लॉन्ग बनाऊं, लेकिन पिछले 1 महीने से मुझे टाइफाइड है और गला भी बंद है, तो बहुत मुश्किल से ही एपिसोड तैयार हो पाता है। जितना टाइम मिलता है मैं तैयार कर लेती हूँ। इसी वजह से अभी मैं लॉन्ग एपिसोड नहीं बना पाऊंगी। ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.